आपका फ्रेंड विजय अपने यूट्यूब चैनल आईटी टेक्निकल पावर स्टेप पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम जो ज्योमेट्रिकल फिगर वाला हमारा टॉपिक चल रहा है उसको हम कंप्लीट कर रहे हैं। तो अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है इसमें हमने लास्ट क्लास में अर्धवर्त तक टॉपिक कर लिया है। तो उसके आगे हम क्लास को शुरू करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिएगा। दोस्तों, आपको हमारे चैनल पर आपको इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो भी मिल जाएंगे और कंप्लीट इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। उसमें से वीडियो देख के आप अपने नोट्स सेल्फ बना सकते हैं। उसके अलावा मैथ्स की क्लासें भी साथ साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर चल रही है, तो उनको भी देख के आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं क्लास ड्राइंग की। लास्ट क्लास में क्या टॉपिक गया था? अर्धवर्त। अर्धवर्त के बाद हमारा अगला टॉपिक है सकेंद्री। सकेंद्री हम देख लेते हैं सकेंद्री क्या होता है। सकेंद्री, सकेंद्री का मतलब क्या होता है? यदि दो या दो से अधिक वृत्तों का केंद्र अगर एक ही है तो क्या कहलाता है? यदि दो या दो से अधिक, यदि दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक वृत्तों का, यदि दो या दो से अधिक वृत्तों का केंद्र एक ही हो तो उसे सकेंद्री कहते हैं। क्या कहते हैं? सकेंद्री कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो आपका सर्किल है उसका अगर केंद्र बिंदु एक है तो उसको क्या कहेंगे? सकेंद्री। इसका उदाहरण पूछते हैं तो एग्जांपल इसका क्या है? बेयरिंग। बीयरिंग होती है मशीन में, जो कि उसका रोटेटिंग पार्ट्स होता है, उसको घूमने में सहायता प्रदान करता है। मशीन होती है ना, जैसे आपका फैन होता है, पंखा होता है, पंखे में उसका जो रोटर होता है आसानी से कैसे घूम सकता है? क्योंकि उसके अंदर बेरिंग लगी होती है। बेरिंग मशीन के घूमने में सहायता प्रदान करती है, बिना बेरिंग के घूम नहीं सकता रोटर। ठीक है, बेरिंग उसको घूमने में सहायता प्रदान करता है। तो बेरिंग क्या होता है? सकेंद्री होता है। ठीक है, सकेंद्री यानी जिसका केंद्र एक हो। तो जैसे मान लीजिए ये इसका केंद्र है। ठीक है, जिन लोगों ने बेरिंग देखी हुई है तो इस तरीके से बेरिंग होती है आपकी। ठीक है, बेरिंग के अंदर हम क्या भरते हैं? ग्रीस भी भरते हैं। ठीक है, ताकि जिससे उसमें मूवमेंट में आसानी रहे बेरिंग में। तो इस तरीके से इसकी बेरिंग होती है, या फिर हम बोल सकते हैं कि बेरिंग किसका उदाहरण है? सकेंद्री वृत्त का है। ठीक है, तो बेरिंग हमारा सकेंद्री वृत्त, ये हमारी एक के अंदर है सकेंद्री। इसमें बाहर क्या बना? सर्किल। इसको क्या बोलते हैं? सकेंद्री। आगे हमारा टॉपिक है उत्केंद्र। उत्केंद्र वृत्त। उत्केंद्र वृत्त क्या होता है देखते हैं। उत्केंद्र वृत्त, उत्केंद्र क्या होता है? यदि दो या दो से अधिक, यदि दो या दो से अधिक वृत्तों का केंद्र एक नहीं हो, उसमें केंद्र क्या होता है? एक होता है। उसमें केंद्र क्या होता है? एक होता है। ठीक है, तो दो से अधिक वृत्तों का केंद्र अलग हो तो उसे उत्केंद्र कहते हैं। उत्केंद्र में आपका केंद्र बिंदु एक होना जरूरी नहीं है। जैसे इस तरीके से, जैसे आपका देखिए ये आपका एक सर्किल है। ठीक है, अब इसमें जैसे मान लीजिए इसका केंद्र तो ये है, आपने सर्किल कुछ इस तरीके से बना दिया, ऐसे उत्केंद्र इस तरीके से बन सकता है। अब जैसे ये एक सर्किल है, ये ऐसे बन गया, तो केंद्र बिंदु अलग अलग हो सकता है इसका। उत्केंद्र में ये दो से वृत्तों का केंद्र अलग, तो उसके क्या बोलते हैं? उत्केंद्र कहते हैं। जैसे ये एक वर्ग सर्किल बन गया तो ये यहाँ बन गया। तो उत्केंद्र क्या होता है? जिसका केंद्र एक नहीं हो, अलग अलग हो, जो एक ही वृत्त के अंदर हो। ठीक है, जैसे एक ही वृत्त के अंदर इनके केंद्र का क्या है? अलग अलग है। इसको क्या बोलते हैं? उत्केंद्र। क्या बोलते हैं? उत्केंद्र। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट। चलो, बिंदु लगा हमारा संकुचिनक। नेक्स्ट हमारा क्या है? संकुचिनक। अब बात करते हैं संकुचिनक की। संकुचिनक,
शंकु छिन्नक क्या होता है? देखिए कोई जैसे आपका शंकु होता है, ठीक है, उसको अलग अलग अपन एंगल से या तल से काटे तो उससे बनी आकृति क्या होती है? शंकु छिन्नक। शंकु की शेप कुछ इस तरह की होती है, देखिए सॉफ्टी कभी खाई होगी आप लोगों ने, है ना? तो सॉफ्टी जो होती है, सॉफ्टी को अपन उल्टा करते हैं तो उसकी जो भाग खुला रहता है वो नहीं होता क्या शंकु? भाई सॉफ्टी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कौन नहीं बोलता है? हाँ, 20 रुपए वाला होता है क्या? जितने का भी होता है, हाँ, तो जितने का भी होता है तो उसका खुला भाग क्या होता है? जिसमें हम इसमें खुले भाग माइस की बनाता है। तो इसमें शंकु छिन्नक का मतलब क्या होता है? अगर इसको अपन काटे हैं इस तरीके से, ऐसे काटे अपन इसको, तो इससे कुछ शेप का निर्माण होता है, जैसे वर्त हो गया, दीर्घवर्त हो गया, ठीक है। इसको काटना है अपना, इसी को क्या बोलते हैं? शंकु छिन्नक बोलते हैं। इससे अलग अलग शेप का निर्माण होता है, जैसे वर्त है, दीर्घवर्त है और आयत वगैरह का भी निर्माण होता है। समझ में आ गई बात? और इसके अलावा अति परवलय और परवलय शेप का भी निर्माण होता है। ये कैसे? ये समझाऊंगा आगे। शंकु छिन्नक पे लिखते हैं अपन, लिखिए हेडिंग डाली शंकु छिन्नक। शंकु छिन्नक लिखेंगे। देखिए यदि किसी शंकु को विभिन्न अलग अलग आकृतियों में काटा जाए, विभिन्न आकृतियों से काटा जाए तो उससे निर्मित आकृति क्या कहलाएगी? शंकु छिन्नक। शंकु छिन्नक। विभिन्न आकृतियों से काटा जाए तो उससे निर्मित आकृति कौन सी बनेगी? तो निर्मित आकृति अलग अलग तरह की बन सकती है। निर्मित आकृति वर्त, ठीक है, और वर्त के अलावा एक और होता है दीर्घवर्त। वर्त, दीर्घवर्त, आयत आदि बनते हैं। आयत आदि बनते हैं। इसे शंकु छिन्नक कहा जाता है। शंकु छिन्नक कहा जाता है। समझ में आ गई बात? शंकु छिन्नक कहा जाता है, ठीक है ना। जैसे ये शंकु है आपका, ठीक है, इसको हमने ऐसे काट दिया मान लो, तो ये आपकी शेप कौन सी है? अब जैसे ये आपका हो गया एक सर्किल हो गया, ये तो वर्त है आपका, एक सर्किल है, दीर्घ वर्त होता है। अब अगर इसको मैं ऊपर से ऐसे काट दूं तो आपको ये जो गोला है, ये वाला भाग, ये दीर्घ वर्त नहीं दिख रहा आपको इस तरीके से? ये दिख नहीं रहा, इसको अपन बोलते हैं दीर्घवर्त शेप। क्या बोलते हैं? दीर्घवर्त शेप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दीर्घवर्त शेप बोलते हैं इसको। समझ में आ गई बात? तो अगर अलग अलग आकृति से काटा जाए या विभिन्न कोण से काटा जाए तो उससे निर्मित आकृति वर्त आदि बनते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? शंकु छिन्नक कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया सबको? परवलय, परवलय क्या होता है? देखिए जब किसी शंकु को उसकी तिरछी भुजा के समांतर काटते तो इससे निर्मित आकृति कैसी होती है? परवलय होती है। लिखिए, जब किसी शंकु को उसके जनक को इसकी हम बोलते हैं तिरछी भुजा, ठीक है, उसके जनक या तिरछी भुजा या ऊंचाई बोल सकते हैं, तिरछी ऊंचाई के समांतर काटा जाए तो निर्मित आकृति कैसी होगी? परवलय होती है। शंकु को उसके जनक तिरछी ऊंचाई समांतर काटा जाए तो निर्मित आकृति कैसी होगी? परवलय होगी। समझ में आ गई बात? परवलय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम? पैराबोला भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैराबोला।
पैराबोला। शंकु को उसके जनक की तिरछी ऊंचाई समांतर काटा जाए तो उसकी अगर नियमित आकृति कैसी परवलय होगी। यह आपका शंकु है, जैसे समझ लीजिए। तिरछी भुजा इसकी क्या होती है, ये वाली होती है, ये एल होती है इसकी, ठीक है, एल होती है ये इसकी, ये इसकी एल होती है। अब ये इसकी आपको पता है कि ये देखो इस तरीके से बीच में से हम क्या करते हैं, यहां से जब इसका निकालते हैं, ठीक है, तो यहां पर इसकी ये वाली जो शेप होती है इसको हम क्या बोलते हैं, दीर्घवृत्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अच्छा, अब इसको अगर इसकी तिरछी भुजा से इस तरीके से काटा जाए ऐसे, तो इससे निर्मित आकृति क्या बनेगी, पैराबोला बनेगी। कैसी बनेगी? पैराबोला बनेगी। कुछ करके बनेगा, ठीक है। और तो देखिए ये आपका दीर्घवृत्त है। अब इसमें पैराबोला की जो शेप बनेगी इस तरीके से, इसको हम जब काटेंगे तो हमारी पैराबोला शेप बनेगी। समझ में आ रही है बात? क्लियर सबको? तो शंकु को उसकी तिरछी भुजा या ऊंचाई के समांतर काट जाए तो नियमित आकृति कैसी होगी, परवलय होगी। समझ में आ गई बात? तो सारे डायग्राम बना लीजिए। आप पूछ सकता है कि परवलय पैराबोला की शेप किस तरीके से बनती है, तो क्लियर सबको? पैराबोला कैसा होता है, शंकु को जब उसकी तिरछी भुजा या जनक है, इसको तिरछी भुजा बोलते हैं। किसको बोलते हैं? तिरछी भुजा, एल। इसको क्या बोलते हैं? तिरछी भुजा, तिरछी भुजा, हाँ सर, तिरछी भुजा बोलते हैं इसको, या फिर इसको जनक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जनक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जनक बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम अति परवलय। अति परवलय को क्या बोलते हैं? हाइपरबोला। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, हाइपरबोला यानी कि अति परवलय। अति परवलय क्या होता है बताइए? परवलय तो हमने सीख लिया। परवलय में मैंने शेप कैसे बताई थी, ये शंकु के समांतर है इस तरीके से, ये आपकी इस तरीके से काटी जा सकती है ऐसे, इसके समांतर, समांतर रेखा इस तरीके से काटी जा सकती है ऐसे, ऐसे ऐसे काटे तो इसको, तो इससे निर्मित आकृति क्या होगी आपकी, परवलय होगी। अब बात करते हैं अति परवलय की। अति परवलय शेप में क्या होगा, लिखते हैं, लिखिए, किसी समतल में स्थित विभिन्न बिंदुओं का समूह, लिखिए, किसी समतल में, किसी समतल में स्थित विभिन्न बिंदुओं का समूह, विभिन्न बिंदुओं का समूह, विभिन्न बिंदुओं का समूह, किसी समतल में स्थित, किसी समतल में स्थित विभिन्न बिंदुओं का समूह, विभिन्न बिंदुओं का समूह जिनका उसी समतल में, जिनका उसी समतल में, जिनका उसी समतल में, किसी समतल में स्थित विभिन्न बिंदुओं का समूह जिनका उसी समतल में स्थित दूरी से, जिनका उसी समतल में स्थित दूरी से या बिंदुओं से दूरियों का अंतर अपरिवर्तनीय हो। उसी समतल में स्थित दूरी से, स्थित दूरी से अनुपात अपरिवर्तनीय हो, अपरिवर्तनीय हो, ठीक है। किसी समतल में स्थित विभिन्न बिंदुओं का समूह जिसका उसी समतल में स्थित दूरी से अनुपात अपरिवर्तनीय। जैसे ये आपको एक शेप दे दी, हाइपरबोला की शेप किस तरीके से बनती है बताइए? जैसे आपने ये इस तरीके से बनाया, ये जैसे हम किसी, आपने देखा होगा जैसे बचपन में वो ढेरिया डालते थे ना, हाँ, तो वो जैसे अपन घुमाते थे लट्टू को या किसी को, तो वो अपन घुमाते तो उसकी शेप कैसे आ जाती थी, इस तरीके से। इसको बोलता है हाइपरबोला। तो इसकी यहाँ तल से यहाँ पर अलग अलग डिस्टेंस है ना, यहाँ पर अलग डिस्टेंस है, यहाँ पर ऊंचाई अलग है, यहाँ पर ऊंचाई अलग है, इसकी यहाँ पे ऊंचाई अलग है, इसकी यहाँ पे ऊंचाई अलग है। इसी को हम क्या बोलते हैं? अति परवलय बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अति परवलय। इस तरह की शेप बनती है। किस तरह की बनती है शेप? अब इसमें आपका शंकु किस तरह का ये बन जाता है, ठीक है, बनता है नहीं बनता बताइए मुझे। अब इसका अगर अपने को इस तरीके से बनाना हो, इस तरीके से अगर बनाना हो, तो इसमें ये शेप इस तरह की बनेगी ऐसे, तो इसको ऐसे अगर काटे
तो ये हमारी शेप क्या हो जाएगी, अति परवलय की हो जाएगी। ये देखिए अति परवलय शेप किस तरीके से, इस तरीके से होती है। यहाँ पर जो तल है, तल में स्थित दूरी अलग अलग है ना, सब में है या नहीं है, तो इसी को क्या बोलता है, हाइपरबोला। यहाँ पर देखो मैक्सिमम बिंदु यहाँ पर अलग, यहाँ पर जैसे यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर ये A1 पॉइंट है, क्या मान लीजिए यहाँ पर A1 पॉइंट है, यहाँ A2 पॉइंट है, यहाँ A3 है, यहाँ A4 है, A5 है। अब यहाँ पर सब जगह इसकी द्वारा तय की गई ऊंचाई है, सबकी अलग अलग है ना, तो ये चीज होती है। साइंस में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। साइंस में टॉपिक आता है वो प्रक्षेप्य गति वाला। प्रक्षेप्य गति में जो अपन वेग तय करती है वस्तु, तो वो कैसा होता है, हाइपरबोला शेप का होता है। कैसा होता है, इसी को प्रक्षेप्य गति बोलते हैं। तो प्रक्षेप्य शेप में क्या होता है, वस्तु को इस तरीके से फेंका जाता है, तो यहाँ पर अलग अलग होता है नहीं होता, बताइए मुझे। तो यहाँ पर अलग अलग वस्तु का द्वारा तय की गई ये हाइट होती है, क्या होती है, अलग अलग हाइट। यहाँ पर H1 हाइट है, H2 हाइट है, H3, तो मतलब कि समतल में स्थित विभिन्न बिंदु का समूह जिनका उस समतल में स्थित दूरी का अनुपात यानी कि सबका अलग अलग होता है दूरी का अनुपात, वही आप क्या कहलाता है, हाइपरबोला। तो दोस्तों उम्मीद है आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। दोस्तों आज हमने टॉपिक हमारा कंप्लीट कर लिया ज्योमेट्रिकल फिगर वाला। आगे नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे प्रोजेक्शन वाला टॉपिक। अगर आपने प्रीवियस क्लासों को हमारा नहीं देखा है वो आप जरूर देखिएगा। 3 टॉपिक हमारे पूरे हो चुके हैं, ठीक है। आगे हम चौथा टॉपिक करेंगे प्रोजेक्शन वाला। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम तक। जय हिंद, जय भारत।